ऑल वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी आलोचना का विकास इस सेक्शन से हिंदी के नए समीक्षक इस सेक्शन को के प्रश्नों को देख रहे थे और इससे संबंधित हमने कुछ समीक्षक को पिछले वीडियो में देख लिया था। रामनिहाल गुंजन तक के समीक्षक से संबंधित प्रश्नों को हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम रमेश चंद्र शाह, डॉक्टर प्रभाकर श्रोत्रिय, डॉक्टर हरदयाल, डॉक्टर मोहन कृष्ण बोहरा, डॉक्टर नित्यानंद तिवारी और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को। रमेश चंद्र शाह का समय है 1937, यानी इनका जन्म वर्ष 1937 है। अगला इससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो हम देख लेते हैं। रमेश चंद्र शाह की कौन सी कृति 1973 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए वागार्थ, ऑप्शन बी छायावाद की प्रासंगिकता और समानांतर, ऑप्शन सी शब्द निरंतर, ऑप्शन डी अज्ञेय वागार्थ का वैभव। सही उत्तर होगा छायावाद की प्रासंगिकता और समानांतर 1973 में प्रकाशित रमेश चंद्र शाह की कृति है। छायावाद की प्रासंगिकता और समानांतर ये दो अलग अलग कृति हैं। इन दोनों का प्रकाशन वर्ष 1973 है। अगला प्रश्न है, रमेश चंद्र शाह के अनुसार रचना का स्वभाव क्या है? ऑप्शन ए केवल भावनाओं का प्रकटीकरण, ऑप्शन बी आत्मदान के द्वारा अधूरेपन से उबरने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी सामाजिक संकल्पना का निरूपण, ऑप्शन डी केवल भाषा की सजावट। रमेश चंद्र शाह के अनुसार रचना का स्वभाव क्या है? सही उत्तर होगा आत्मदान के द्वारा अधूरेपन से उबरने की प्रवृत्ति, बी इसका सही उत्तर होगा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रमेश चंद्र शाह के अनुसार रचना का स्वभाव अंततः आत्मदान के द्वारा अपने असाध्य से लगने वाले अधूरेपन और अकृतार्थता के भाव से उबरने की प्रवृत्ति ही है। रचनाकार जब आत्मदान के द्वारा ही अपने अधूरेपन के बोध से मुक्त हो सकता है तो आत्मदान ही सच्चे सृजन का मूलाधार माना जाएगा। असाध्य वीणा में अज्ञेय ने इसी तत्व की प्रतिष्ठा की है। अगर इस तथ्य को हम असाध्य वीणा के संदर्भ में समझने का प्रयास करें तो असाध्य वीणा में जैसे ही वो साधक को बुलाते हैं उस वीणा के लिए, जो अब तक किसी के द्वारा वो नहीं झंकृत हो पाई थी, तो ऐसे में जो अंतिम जो साधक आया था वो क्या कर रहा था, वो उसे भी मतलब अगर देखा जाए तो उसके भीतर भी उस वीणा को बजाने का सामर्थ्य नहीं था, लेकिन उसने आत्मदान यानी स्वयं को वीणा को सौंप दिया और इस रूप में जब दोनों का एकालाप हुआ और तब जाकर वह वीणा झंकृत हुई। यानी जब अगर पंक्ति आप पढ़ेंगे असाध्य वीणा की, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, ठीक है, तो वहाँ पे इसी तरीके से ये जो आत्मदान की जो प्रवृत्ति है वो वहाँ दिखाई देती है। तो इसी रूप में यहाँ रमेश चंद्र शाह जी कह रहे हैं कि जब भी अधूरेपन या अकृतार्थता का भाव मन में आता है तो इससे उबरने के लिए आवश्यक तत्व क्या हो जाता है? आत्मदान करना। तो अगर हम कविता के संदर्भ में देखें तो अज्ञेय के अगला प्रश्न है, रमेश चंद्र शाह अज्ञेय के किंतु महत्वपूर्ण साहित्यिक तत्व से सहमत हैं। एक मिनट, प्रश्न है, रमेश चंद्र शाह अज्ञेय के किन महत्वपूर्ण साहित्यिक तत्वों से सहमत हैं? ऑप्शन ए कविता में वैज्ञानिक दृष्टि का प्रयोग, ऑप्शन बी भाषा को रचनाशीलता का उत्स मानना, ऑप्शन सी छायावाद की आलोचना करना, ऑप्शन डी सामाजिक संदर्भों को त्यागना। सही उत्तर होगा भाषा को रचनाशीलता का उत्स मानना। रमेश चंद्र शाह अज्ञेय के इस प्रयोग से सहमत है। भाषा को रचनाशीलता का उत्स मानना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कवियों का भाषिक विश्लेषण रमेश चंद्र शाह ने किया है? ऑप्शन ए गोदान जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी अज्ञेय भवानी प्रसाद मिश्र, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना धूमिल, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से कौन कवियों का भाषिक विश्लेषण रमेश चंद्र शाह ने किया है? कौन नहीं, किस, ठीक है, किस कवियों का भाषिक विश्लेषण रमेश चंद्र शाह ने किया है? तो सही उत्तर होगा बी अज्ञेय भवानी प्रसाद मिश्र, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल। इन सभी प्रश्नों को तथ्य के माध्यम से भी हम समझेंगे। अगला प्रश्न है, रमेश चंद्र शाह के अनुसार आज की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है?
ऑप्शन ए आर्थिक असमानता, ऑप्शन बी सांस्कृतिक प्रदूषण और पर प्रत्यय ने बुद्धि का होना, ऑप्शन सी तकनीकी प्रगति का अभाव, ऑप्शन डी साहित्य की गिरती रुचि। सही उत्तर क्या होगा? रमेश चंद्र शाह के अनुसार आज की सबसे बड़ी त्रासदी है सांस्कृतिक प्रदूषण और पर प्रत्यय ने बुद्धि का होना। आज के समाज की त्रासदी है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में आप एक यानी रमेश चंद्र शाह एक चिंतनशील समीक्षक हैं। सांस्कृतिक प्रदूषण को आपने अपने समय की सबसे बड़ी त्रासदी मानते हैं। आपकी दृष्टि में इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज हम पर प्रत्यय ने बुद्धि हो गए हैं, अपना वैचारिक स्वराज्य और सांस्कृतिक आत्मविश्वास खो चुके हैं। हम पश्चिम को अपनी दृष्टि से न देखकर अपने को पश्चिम की दृष्टि से देखते हैं। आपके अनुसार आज आलोचना का पक्ष यह है कि हम अपना आत्मदर्शन और विश्व दर्शन विकसित करें और विश्व स्तर पर अपनी एक बौद्धिक सांस्कृतिक पहचान कायम करें। तो रामचंद्र तिवारी ने रमेश चंद्र शाह के विषय में इन तथ्यों को उद्घाटित किया है। रमेश चंद्र शाह की आलोचनात्मक कृतियों के विषय में अगर हम बात करें तो सबसे पहले है छायावाद की प्रासंगिकता, जिसका समय है 1973। दूसरा है समानांतर, समय है 1973। वागर्थ 1981। सबद निरंतर, प्रकाशन वर्ष 1987। उसके बाद है भूलने के विरुद्ध, ठीक है, भूलने के विरुद्ध, प्रकाशन वर्ष 1990। अगला है अज्ञेय वागर्थ का वैभव, समय है 1995। आलोचना का पक्ष 1998। वाग्देवी की घर वापसी 2016 और वाद संवाद 2017। तो अगर हम देखें रमेश चंद्र शाह की कृतियां एक बार फिर से देख लेते हैं। छायावाद की प्रासंगिकता, समानांतर, वागर्थ, सबद निरंतर, भूलने के विरुद्ध, अज्ञेय वागर्थ का वैभव, आलोचना का पक्ष, वाग्देवी की घर वापसी, वाद और संवाद। अगले रचनाकार हैं, अगले समीक्षक हैं डॉक्टर प्रभाकर श्रोत्रिय। इनका समय है 1938 से 2016। 1938 इनका जन्म वर्ष है और 2016 इनका मृत्यु वर्ष है। संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। डॉक्टर प्रभाकर श्रोत्रिय ने नई कविता को किस प्रकार समझा है? ऑप्शन ए केवल एक काव्य शैली के रूप में, ऑप्शन बी विभिन्न विचारों, संवेदनाओं और शैलियों के कवि समूह की कविता के रूप में, ऑप्शन सी पारंपरिक कविता का ही एक रूप है, ऑप्शन डी केवल साम्यवादी कविता है। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा बी विभिन्न विचारों, संवेदनाओं और शैलियों के कवि समूह की कविता है। नई कविता को किस प्रकार समझाएं कि नई कविता विभिन्न विचारों, संवेदनाओं और शैलियों के कवि समूह की कविता है। अगला प्रश्न है प्रभाकर श्रोत्रिय ने की कौन सी कृति 1982 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए संवाद और कालयात्री है कविता, ऑप्शन बी कविता की तीसरी आंख, ऑप्शन सी रचना एक यातना है, ऑप्शन डी मेघदूत एक अंतरयात्रा। आंसर करेंगे। प्रभाकर श्रोत्रिय की कौन सी कृति 1982 में प्रकाशित है? सही उत्तर होगा संवाद और कालयात्री है कविता। ठीक है, दोनों अलग अलग रचना है इनकी और इन दोनों ही रचनाओं का प्रकाशन वर्ष 1982 है। अगला प्रश्न है श्रोत्रिय जी की दृष्टि में आधुनिकता क्या है? ऑप्शन ए केवल काल सापेक्ष, ऑप्शन बी केवल देश सापेक्ष, ऑप्शन सी विश्व चेतना जो काल और देश दोनों से जुड़ी हो, ऑप्शन डी केवल व्यक्तिवाद। सही उत्तर होगा श्रोत्रिय जी की दृष्टि में आधुनिकता क्या है? विश्व चेतना जो काल और देश दोनों से जुड़ी है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपकी दृष्टि में आधुनिकता विश्व चेतना है जो काल सापेक्ष ही नहीं देश सापेक्ष भी है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में आधुनिकता के निर्माण में साम्यवादी, समाजवादी और व्यक्तिवादी दोनों ही विचारधाराओं की सक्रिय भूमिका रही है। तो यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि आधुनिक विश्व चेतना है। आधुनिकता क्या है? विश्व चेतना है जो काल सापेक्ष नहीं देश सापेक्ष भी है। काल के साथ साथ यह देश सापेक्ष भी है। अगला प्रश्न है डॉक्टर प्रभाकर श्रोत्रिय कविता के सौंदर्य के निर्धारण के लिए किन तत्वों का विश्लेषण करते हैं? ऑप्शन ए केवल भाषा का प्रयोग, ऑप्शन बी बिंब प्रतीक,
मिथक, अलंकार आदि सृजनात्मक प्रयोग। ऑप्शन सी केवल काल्पनिकता, ऑप्शन डी केवल भावुकता। सही उत्तर होगा बी, बिंब, प्रतीक, मिथक, अलंकार आदि सृजनात्मक प्रयोग। प्रभाकर श्रोत्रिय कविता के सौंदर्य निर्धारण के लिए इन तत्वों का विश्लेषण करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभाकर श्रोत्रिय की आलोचना में कविता के किस पक्ष को विशेष स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए केवल काव्य संरचना, ऑप्शन बी कवियों के गहरे संवेगात्मक अनुभव और उनकी सोच, ऑप्शन सी केवल भाषा के तकनीकी तत्व, ऑप्शन डी केवल सामाजिक संदर्भ। सही उत्तर होगा बी, कवियों के गहरे संवेगात्मक अनुभव और उनकी सोच को इन्होंने विशेष स्थान दिया है। प्रभाकर श्रोत्रिय की रचना को हम देख लेते हैं। इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ जो हैं उनमें से सुमन, मनुष्य और स्रष्टा, प्रसाद का साहित्य प्रेम, तात्विक दृष्टि। सुमन, मनुष्य और स्रष्टा का प्रकाशन वर्ष है 1972। प्रसाद का साहित्य प्रेम, तात्विक दृष्टि, प्रकाशन वर्ष 1975। कविता की तीसरी आंख, प्रकाशन वर्ष 1980। संवाद, प्रकाशन वर्ष 1982। काल यात्री है कविता, प्रकाशन वर्ष 1982। रचना एक यातना है, प्रकाशन वर्ष 1985। अतीत के हंस, मैथिली शरण गुप्त, प्रकाशन वर्ष 1988। जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता, प्रकाशन वर्ष 1990। मेघदूत एक अंतरयात्रा, प्रकाशन वर्ष 1996। शमशेर बहादुर सिंह, प्रकाशन वर्ष 1997। नरेश मेहता, प्रकाशन वर्ष 2003। कवि परंपरा तुलसी से त्रिलोचन, प्रकाशन वर्ष 2006। मतीराम 2008। कथा का सौंदर्य 2018। भारतीय गल्फ 2020। कवि परंपरा त्रिलोचन से धूमिल तक 2022। एक बार फिर से हम इनकी रचना को देख लेते हैं। पहली रचना है सुमन, मनुष्य और स्रष्टा, प्रसाद का साहित्य प्रेम, तात्विक दृष्टि, कविता की तीसरी आंख, संवाद, काल यात्री है कविता, रचना एक यातना है, अतीत के हंस, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता, मेघदूत एक अंतरयात्रा, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, कवि परंपरा तुलसी से त्रिलोचन, मतीराम, कथा का सौंदर्य शास्त्र, भारतीय गल्फ, कवि परंपरा त्रिलोचन से धूमिल तक। अगले रचनाकार हैं डॉक्टर नित्यानंद तिवारी। इनका समय है 1938 ईस्वी, जन्म वर्ष है ये। पहला प्रश्न है, डॉक्टर नित्यानंद तिवारी की कौन सी कृति 1982 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए सृजनशीलता का संकट, ऑप्शन बी आधुनिक साहित्य एवं इतिहास बोध, ऑप्शन सी प्रसंग और आलोचना, ऑप्शन डी मध्यकालीन साहित्य पुनरावलोकन। नित्यानंद की कौन सी कृति 1982 में प्रकाशित हुई थी? सही उत्तर होगा बी आधुनिक साहित्य एवं इतिहास बोध। अगला प्रश्न है, डॉक्टर तिवारी की आलोचना का सबसे अधिक रूप किसका है? ऑप्शन ए पुस्तकों के रूप में, ऑप्शन बी नाटकों के रूप में, ऑप्शन सी फुटकर निबंधों और भाषणों के रूप में, ऑप्शन डी कविताओं के रूप में। सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर तिवारी की आलोचना का सबसे अधिक रूप फुटकर निबंधों और भाषणों के रूप में है, तो आंसर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न 3, डॉक्टर नित्यानंद तिवारी ने किस साहित्य काल का मूल्यांकन किया है? ऑप्शन ए केवल आधुनिक साहित्य, ऑप्शन बी केवल मध्यकालीन साहित्य, ऑप्शन सी मध्यकालीन साहित्य से लेकर आधुनिक साहित्य तक, ऑप्शन डी केवल प्राचीन साहित्य। सही उत्तर होगा मध्यकालीन साहित्य से लेकर आधुनिक साहित्य तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति डॉक्टर नित्यानंद तिवारी की नहीं है? ऑप्शन ए एक तरह की कला के विरुद्ध तथा अन्य निबंध, बी अतीत को फिर से कहने का विवेक, ऑप्शन सी नया युग और कविता, ऑप्शन डी प्रसंग और आलोचना। नित्यानंद तिवारी की कौन सी कृति इसमें से नहीं है? आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा नया युग और कविता। यह कृति नित्यानंद तिवारी की नहीं है। एक तरह की कला के विरुद्ध तथा अन्य निबंध, ये नित्यानंद तिवारी की कृति है। अतीत को फिर से कहने का विवेक और प्रसंग और आलोचना, यह कृति भी नित्यानंद तिवारी की है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर तिवारी की आलोचना में किन प्रमुख विधाओं का समावेश है? ऑप्शन ए केवल निबंध, ऑप्शन बी फुटकर निबंध और भाषण, ऑप्शन सी कविता और उपन्यास, ऑप्शन डी नाटक और कहानी। आंसर करेंगे।
सही उत्तर होगा फुटकर निबंध और भाषण। हमने पहले प्रश्न में भी देखा इसे, ये रिपीटेड क्वेश्चन था। इनसे संबंधित यानी डॉक्टर नित्यानंद तिवारी से संबंधित जितनी भी आलोचनात्मक कृतियां हैं हम उनको देख लेते हैं। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी की आलोचनात्मक कृतियों में सबसे पहली जो कृति है वह है आधुनिक साहित्य एवं इतिहास बोध। इसका प्रकाशन वर्ष है 1982। दूसरा है सृजनशीलता का संकट, प्रकाशन वर्ष 1991। प्रसंग और आलोचना 1913। मध्यकालीन साहित्य पुनरावलोकन 2015। एक तरह की कला के विरुद्ध तथा अन्य निबंध 2017। अतीत को फिर से कहने का विवेक 2024। तो ये सभी आलोचनात्मक कृतियाँ नित्यानंद तिवारी जी की हैं। एक बार पुनः हम इन रचनाओं को देख लेते हैं। आधुनिक साहित्य एवं इतिहास बोध, सृजनशीलता का संकट, प्रसंग और आलोचना, मध्यकालीन साहित्य पुनरावलोकन, एक तरह की कला के विरुद्ध तथा अन्य निबंध, अतीत को फिर से कहने का विवेक। अगले रचनाकार हैं डॉक्टर हरदयाल। इनका समय है 1939 से 2016। 1939 इनका जन्म वर्ष है और 2016 इनका मृत्यु वर्ष है। अगर हम डॉक्टर हरदयाल की बात करें, इनसे संबंधित पहला प्रश्न है डॉक्टर हरदयाल की कौन सी कृति 1985 में प्रकाशित हुई थी। पहला ऑप्शन है साहित्य और सामाजिक मूल्य, ऑप्शन बी आधुनिक हिंदी कविता का अभिव्यंजनाशिल्प, ऑप्शन सी रचना और समालोचना, ऑप्शन डी हिंदी कहानी परंपरा और प्रगति। तो कौन सी कृति 1985 में प्रकाशित हुई थी? आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा साहित्य और सामाजिक मूल्य। डॉक्टर हरदयाल की कृति साहित्य और सामाजिक मूल्य, जिसका प्रकाशन वर्ष 1985 है। ठीक है। अगला प्रश्न है डॉक्टर हरदयाल की आलोचना की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए वे किसी विशेष गुट या दल के पक्षधर आलोचक हैं, ऑप्शन बी वे नीरशील विवेकी आलोचक हैं जो रचना के यथार्थ जीवन संदर्भों और कलात्मक मूल्यों को समान महत्व देते हैं, ऑप्शन सी वे केवल व्यवहारिक आलोचना करते हैं, ऑप्शन डी उनकी आलोचना केवल कविता तक सीमित है। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा बी वे नीरशील विवेकी आलोचक हैं जो रचना के यथार्थ और जीवन संदर्भों और कलात्मक मूल्यों को समान महत्व देते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर हरदयाल ने किन साहित्यिक विधाओं की आलोचना की है। ऑप्शन ए केवल कविता, ऑप्शन बी केवल गद्य, ऑप्शन सी दोनों गद्य और कविता, ऑप्शन डी केवल नाटक। सही उत्तर होगा सी दोनों गद्य और कविता। अगला प्रश्न है डॉक्टर हरदयाल की कौन सी कृति 2003 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए समकालीन अनुभव और कविता की रचना प्रक्रिया, ऑप्शन बी रचना और समालोचना, ऑप्शन सी हिंदी कविता की प्रकृति, ऑप्शन डी हिंदी कहानी परंपरा और प्रगति। सही उत्तर होगा 2003 में इनकी प्रकाशित कृति है रचना और समालोचना। ठीक है। हरदयाल की कृति कौन सी है? रचना और समालोचना, 2003 में प्रकाशित। अगला प्रश्न है डॉक्टर हरदयाल की आलोचना में किन दो प्रकार की आलोचना का समावेश है। ऑप्शन ए केवल सैद्धांतिक आलोचना, ऑप्शन बी केवल व्यवहारिक आलोचना, ऑप्शन सी सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना दोनों, ऑप्शन डी केवल सांस्कृतिक आलोचना। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना दोनों। प्रश्न है दोनों किन दो प्रकार की आलोचना का समावेश है, तो यहाँ सभी उत्तर में क्या है, एक एक है, इसलिए इसका सही उत्तर सी होगा, सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना दोनों। ठीक है। डॉक्टर हरदयाल से संबंधित उनकी आलोचनात्मक कृतियों में पहली कृति है आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य, दूसरी कृति है हिंदी कविता का समकालीन परिदृश्य, तीसरी कृति है कालजयी कथाकृति और अन्य निबंध, चौथी है समकालीन अनुभव और कविता की रचना प्रक्रिया, पांचवी है साहित्य और सामाजिक मूल्य जिसका प्रकाशन वर्ष 1985, छठी है हिंदी कविता की प्रकृति 1985 इसका प्रकाशन वर्ष है, सातवीं है आधुनिक हिंदी कविता का अभिव्यंजना शिल्प प्रकाशन वर्ष 1997,
8वीं रचना है रचनाओं और समालोचना, प्रकाशन वर्ष 2003। 9वीं रचना है हिंदी कहानी, परंपरा और प्रगति, 2005 इसका प्रकाशन वर्ष है। एक बार पुनः हम सभी रचनाओं को देख लेते हैं। पहली रचना है आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य, दूसरी है हिंदी कविता का समकालीन परिदृश्य, तीसरी है कालजयी कथाकृति और अन्य निबंध, समकालीन अनुभव और कविता की रचना प्रक्रिया, साहित्य और सामाजिक मूल्य, हिंदी कविता की प्रकृति, आधुनिक हिंदी कविता का अभिव्यंजना शिल्प, रचना और समालोचना, हिंदी कहानी, परंपरा और प्रगति। अगले समीक्षक हैं डॉक्टर मोहन कृष्ण बोहरा है, डॉक्टर नहीं है, मोहन कृष्ण बोहरा। इनका समय है यानी जन्म वर्ष है 1939। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, मोहन कृष्ण बोहरा की कौन सी कृति 1997 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए इलियट और हिंदी साहित्य चिंतन, ऑप्शन बी आलोचना के पूर्वायाम और तस्लीमा के हक में, ऑप्शन सी समकालीन उपन्यास पाठ और पुनः पाठ, ऑप्शन डी समकालीन आलोचना के अंतर्विरोध। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा पूर्व आयाम और तस्लीमा के हक में। इसका प्रकाशन वर्ष 1997 है। दोनों ही कृति मोहन कृष्ण बोहरा की है, पूर्व आयाम और तस्लीमा के हक में। अगला प्रश्न है, मोहन कृष्ण बोहरा की कृतियां किस विधा से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कहानी कविता, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी आलोचना, ऑप्शन डी नाटक। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा सी आलोचना। अगला प्रश्न है, मोहन कृष्ण बोहरा की कृति रचनाकार का संकट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? रचनाकार का संकट किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन है 2018, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2016। आंसर करेंगे। मोहन कृष्ण बोहरा की कृति रचनाकार का संकट किस वर्ष प्रकाशित हुई है? सही उत्तर होगा 2020। रचनाकार का संकट यह कृति मोहन कृष्ण बोहरा की कृति है। इनसे संबंधित जो इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो मोहन कृष्ण बोहरा की कृति है वह है पूर्व आयाम। इसका प्रकाशन वर्ष है 1997। दूसरा है तस्लीमा के हक में, प्रकाशन वर्ष 1997। एलियट और हिंदी साहित्य चिंतन 2008, प्रकाशन वर्ष। समकालीन उपन्यास पाठ और पुनर्पाठ, प्रकाशन वर्ष 2016। समकालीन आलोचना के अंतर्विरोध, प्रकाशन वर्ष 2018। समकालीन कहानी का नया वितान, प्रकाशन वर्ष 2019। रचनाकार का संकट 2020, प्रकाशन वर्ष। तो अगर हम देखें तो ये सभी आलोचनात्मक कृतियाँ मोहन कृष्ण बोहरा की कृति हैं। अगले रचनाकार हैं डॉक्टर विजय बहादुर सिंह। इनका समय है 1940, जन्म वर्ष है यह 1940। संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न विजय बहादुर सिंह से है, डॉक्टर विजय बहादुर सिंह के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामनिहाल गुंजन, ऑप्शन बी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी डॉक्टर प्रभाकर श्रोतीय, ऑप्शन डी डॉक्टर हरदयाल। आंसर करेंगे। विजय बहादुर सिंह के गुरु कौन थे? सही उत्तर होगा बी नंद दुलारे वाजपेयी। विजय बहादुर सिंह के गुरु कौन थे? नंद दुलारे वाजपेयी। अगर देखा जाए तो विजय बहादुर सिंह इनके जीवनी लेखक भी रहे हैं। किनके? नंद दुलारे वाजपेयी के। ठीक है, तो दोनों बातें हैं, यानी वो उनको शिष्य भी मान रहे हैं, ये इनको गुरु मान रहे हैं। शिष्य गुरु शिष्य का संबंध रहा इनमें, और जो इनकी जीवनी जो लिखी गई है नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में, वो डॉक्टर विजय बहादुर सिंह ने लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर विजय बहादुर सिंह की कौन सी कृति 1982 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए प्रसाद, निराला और पंत, ऑप्शन बी नागार्जुन का रचना संसार। ठीक है, का होगा? ऑप्शन सी जनकवि, ऑप्शन डी नागार्जुन संवाद। कौन सी कृति 1982 में प्रकाशित हुई? आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा नागार्जुन का रचना संसार। यह कृति 1982 में प्रकाशित हुई और यह कृति विजय बहादुर सिंह की कृति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से
कौन सी कृति डॉक्टर विजय बहादुर सिंह की नहीं है? ऑप्शन ए महादेवी की कविता का नेपथ्य, ऑप्शन बी जातीय अस्मिता के प्रश्न और जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी समकालीन कहानी का नया विधान, ऑप्शन डी उपन्यास समय और संवेदना। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा सी, डॉक्टर विजय बहादुर सिंह की कृति नहीं है समकालीन कहानी का नया वितान। विजय बहादुर सिंह की आलोचनात्मक कृतियों के नाम एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो इनकी आलोचनात्मक कृति है वह है प्रसाद निराला पंथ, इसका प्रकाशन वर्ष 1975 है। दूसरा है नागार्जुन का रचना संसार, प्रकाशन वर्ष 1982। तीसरा है जनकवि 1984, इसका प्रकाशन वर्ष है। नागार्जुन संवाद 1994, इसका प्रकाशन वर्ष है। कविता और संवेदना 1998, इसका प्रकाशन वर्ष है। महादेवी की कविता का नेपथ्य अगली है उपन्यास समय और संवेदना, प्रकाशन वर्ष 2007। भवानी प्रसाद मिश्र 2016। नागार्जुन अनाभिजात का क्लासिक 2017। नंदुलाल वाजपेयी 2020। जातीय अस्मिता के प्रश्न और जयशंकर प्रसाद 2021। अगर हम देखें तो नागार्जुन पर इन्होंने सबसे अधिक काम किया है, तो इस रूप में भी इनका नाम स्मरणीय रहेगा या फिर महत्वपूर्ण है। ठीक है, नागार्जुन पर सबसे अधिक काम करने वालों में अगर देखें तो अब तक विजय बहादुर सिंह जो हैं वो प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, एक और फिर से हम सभी रचनाओं को देख लेते हैं। प्रसाद निराला और पंथ, नागार्जुन का रचना संसार, जनकवि नागार्जुन संवाद, कविता और संवेदना महादेवी की कविता का नेपथ्य, उपन्यास समय और संवेदना, भवानी प्रसाद मिश्र नागार्जुन अनाभिजात का क्लासिक, नंदुलाल वाजपेयी जातीय अस्मिता के प्रश्न और जयशंकर प्रसाद। अगले समीक्षक हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनका समय है 1940। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की कौन सी कृति 1977 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए नए साहित्य का तर्कशास्त्र, ऑप्शन बी आधुनिक हिंदी कविता, ऑप्शन सी समकालीन हिंदी कविता, ऑप्शन डी रचना के सरोकार। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा आधुनिक हिंदी कविता। इनकी प्रकाशित कृति है 1977 में आधुनिक हिंदी कविता। अगला प्रश्न है डॉक्टर तिवारी की कौन सी कृति में गद्य के प्रतिमान पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए गद्य का परिवेश, ऑप्शन बी गद्य के प्रतिमान, ऑप्शन सी आलोचना के हाशिए पर, ऑप्शन डी साहित्य का स्वधर्म। सही उत्तर होगा डॉक्टर तिवारी की कौन सी कृति में गद्य के प्रतिमान पर प्रकाश डाला गया है? तो उत्तर गद्य के प्रतिमान ही है। अगला प्रश्न, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने किन कवियों की कविता का विवेचन किया है? ऑप्शन ए केवल अज्ञेय, ऑप्शन बी केवल धूमिल, ऑप्शन सी अज्ञेय से लेकर धूमिल तक के कवियों का, ऑप्शन डी केवल कवि। विश्वनाथ तिवारी ने अज्ञेय से लेकर धूमिल तक के कवियों के कविता का विवेचन किया है। सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आलोचना में क्या मुख्य केंद्र बिंदु है? ऑप्शन ए तकनीकी विश्लेषण, ऑप्शन बी मानवीय मूल्य और संवेदना, ऑप्शन सी केवल भाषाई विज्ञान, ऑप्शन डी राजनीतिक दृष्टिकोण। सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आलोचना के केंद्र में है मानवीय मूल्य और संवेदना। सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है डॉक्टर तिवारी किन मानसिकताओं के विरुद्ध हैं? ऑप्शन ए प्रतिक्रिया और संकीर्ण मानसिकता के, ऑप्शन बी आधुनिकता के, ऑप्शन सी उपभोक्तावाद के, ऑप्शन डी यांत्रिकीकरण के। सही उत्तर होगा प्रतिक्रिया और संकीर्ण मानसिकता के विरुद्ध हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। अगला प्रश्न है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का कविता और साहित्य के प्रति क्या विश्वास है? ऑप्शन ए कविता अब ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन बी जब तक मनुष्य जीवित है उसे कविता की ज़रूरत रहेगी और वह सृजनशील बना रहेगा, ऑप्शन सी साहित्य केवल अतीत का हिस्सा है, ऑप्शन डी कविता केवल कला है जीवन नहीं। सही उत्तर है बी जब तक मनुष्य जीवित है उसे कविता की ज़रूरत रहेगी और वह सृजनशील बना रहेगा। विश्वनाथ तिवारी की कविता और साहित्य के प्रति यह उनका विश्वास है कि जब तक मनुष्य जीवित रहेगा उसे कविता की ज़रूरत रहेगी और मनुष्य सृजनशील बना रहेगा। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आलोचनात्मक कृतियों
को एक बार हम देख लेते हैं। इनकी पहली कृति है नए साहित्य का तर्कशास्त्र, प्रकाशन वर्ष 1975। आधुनिक हिंदी कविता, प्रकाशन वर्ष 1977। समकालीन हिंदी कविता, प्रकाशन वर्ष 1982। रचना के सरोकार 1987। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1989। गद्य के प्रतिमान 1996। कबीर 1997। कविता क्या है 1999। कुबेरनाथ राय 2007। आलोचना के हाशिए पर 2008। गद्य का परिवेश 2013। साहित्य का स्वधर्म 2018। एक और पुनः हम सभी रचनाओं को देख लेते हैं। सबसे पहली रचना है नए साहित्य का तर्कशास्त्र। दूसरा है आधुनिक हिंदी कविता, समकालीन हिंदी कविता, रचना के सरोकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। गद्य के प्रतिमान कबीर। कविता क्या है कुबेरनाथ राय। आलोचना के हाशिए पर गद्य का परिवेश, साहित्य का स्वधर्म आदि। तो ये सभी आलोचनात्मक जो रचनाएं हैं वो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है। अगले जो रचनाकार हैं वो हैं पुष्पपाल सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे पुष्यपाल हो गया होगा, इसे आप पुष्पपाल सिंह कर दीजिएगा। ठीक है, अगर हम देखें इनका जीवन काल है 1941 से 2015, 41 इनका जन्म वर्ष है और 2015 इनका मृत्यु वर्ष है। सबसे पहला प्रश्न इनसे संबंधित है। डॉक्टर पुष्पपाल सिंह मुख्यतः किस विधा के आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी कथा उपन्यास और कहानी, ऑप्शन डी गद्य साहित्य। आंसर करेंगे। सही उत्तर है सी कथा उपन्यास और कहानी। पुष्पपाल सिंह मुख्यतः किस विधा के आलोचक के रूप में है? कथा आलोचक हैं। ठीक है, कथा आलोचक के अंतर्गत उपन्यास और कहानी दोनों आ जाती है। अगला प्रश्न है डॉक्टर पुष्पपाल सिंह की कौन सी कृति 1980 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए समकालीन कहानी सोच और समझ, ऑप्शन बी कमलेश्वर कथा का संदर्भ, ऑप्शन सी समकालीन हिंदी कहानी, ऑप्शन डी समकालीन कहानी का नया परिप्रेक्ष्य। डॉक्टर पुष्पपाल सिंह की कौन सी कृति 1980 में प्रकाशित हुई थी? आंसर करेंगे। सही उत्तर है कमलेश्वर कथा का संदर्भ। अगला प्रश्न है डॉक्टर पुष्पपाल सिंह ने समकालीन हिंदी कहानी को कैसे अध्ययन किया है? ऑप्शन ए पूर्वाग्रह रहित गंभीर और वैज्ञानिक अध्ययन के जरिए, ऑप्शन बी केवल सारगर्भित आलोचना के जरिए, ऑप्शन सी एक तरफा राजनैतिक दृष्टिकोण से, ऑप्शन डी तत्कालिक लोकप्रियता के आधार पर। आंसर करेंगे। सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर सिंह ने समकालीन हिंदी कहानी को कैसे अध्ययन किया है? पूर्वाग्रह रहित होकर, गंभीर और वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है पुष्पपाल सिंह की कौन सी कृति 2012 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए कहानी का उत्तर समय सृजन संदर्भ, ऑप्शन बी भूमंडलीकरण और हिंदी उपन्यास, ऑप्शन सी हिंदी में इधर की उपलब्धियां, ऑप्शन डी 21वीं सदी का हिंदी उपन्यास। आंसर करेंगे। पुष्पपाल सिंह की 2012 में प्रकाशित कृति थी भूमंडलीकरण और हिंदी उपन्यास। ठीक है, तो ये पुस्तक भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है डॉक्टर पुष्पपाल सिंह ने अपनी आलोचना में किस लेखक पर पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए रविंद्र त्यागी, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी दोनों उपर्युक्त, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा दोनों उपर्युक्त, यानी रविंद्र त्यागी पर भी उन्होंने पुस्तक लिखी है, आलोचनात्मक कह सकते हैं उनका मूल्यांकन किया है, और कमलेश्वर पर भी। अगला प्रश्न है पुष्पपाल सिंह की कौन सी कृति 2011 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए समकालीन कहानी सोच और समझ, ऑप्शन बी कहानी का उत्तर समय सृजन और संदर्भ, ऑप्शन सी समकालीन कहानी का नया परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन डी समकालीन हिंदी कहानी। सही उत्तर होगा सी समकालीन कहानी का नया परिप्रेक्ष्य 2011 में प्रकाशित हुई थी, और यह कृति भी पुष्पपाल सिंह की कृति है। पुष्पपाल सिंह की आलोचनात्मक कृतियों को एक बार हम देख लेते हैं। पहली इनकी जो आलोचनात्मक कृति है वो है कमलेश्वर कहानी का संदर्भ, प्रकाशन वर्ष 1980, समकालीन कहानी युगबोध का संदर्भ, प्रकाशन वर्ष 1986, समकालीन कहानी रचना मुद्रा, प्रकाशन वर्ष 1986, समकालीन कहानी सोच और समझ, प्रकाशन वर्ष 1986, समकालीन हिंदी कहानी 1987, इधर हिंदी माँ इधर की उपलब्धि 2004, रविंद्र त्यागी 2010,
समकालीन कहानी का नया परिप्रेक्ष्य 2011, भूमंडलीकरण और हिंदी उपन्यास 2012, कहानी का उत्तर समय सृजन संदर्भ 2013 और 21वीं सदी का हिंदी उपन्यास 2015। तो ये सभी रचनाएं पुष्पाल सिंह की रचना है। एक बार फिर से हम इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। कमलेश्वर कहानी का संदर्भ, समकालीन कहानी युगबोध का संदर्भ, समकालीन कहानी रचना मुद्रा, समकालीन कहानी सोच और समझ, समकालीन हिंदी कहानी हिंदी में इधर की उपलब्धियां, रविंद्र त्यागी, समकालीन कहानी का नया परिप्रेक्ष्य, भूमंडलीकरण और हिंदी उपन्यास, कहानी का उत्तर समय सृजन संदर्भ, 21वीं सदी का हिंदी उपन्यास। तो ये थे हमारे आज के समीक्षक। हमने अंत किए हैं पुष्पाल सिंह पर। अगले जो समीक्षक हैं वो हैं चौथीराम यादव। इनसे हम प्रारंभ करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो को। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।